हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमने पढ़ा था टर्मिनोलॉजी चैप्टर्स में, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज हमारे पास में काम आने वाले हैं। यानी कि हमने टर्मिनोलॉजीज के अंदर जो चीजें देखी थी, आज उसी की एप्लीकेशन करना हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, सबसे ऊपर आप लिखिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर का नाम अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एवरी ट्रांजैक्शन, हम इस चैप्टर में सीखेंगे एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। यानी कि एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। अब ये दो पहलू किस तरीके से होते हैं, ये हमें देखना है। देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, हमने टर्मिनोलॉजी तो बहुत अच्छे से सीख ही रखी है, ठीक है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपने पुरानी वीडियोस के अंदर जो भी मैंने सिखाया था बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं यहां पर हूं। ओके, तो चलो, मैंने एक चीज लिखी है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, और एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, इसको आज मैं प्रूव करने वाला हूं। देखो, एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी बुक है ना, ये देखो, इस पे क्या लिखा रहता है हमेशा? डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो डबल एंट्री से हमें क्या पता लगता है कि डबल एंट्री क्या है? उसी चीज को आज हम देखने वाले हैं कि डबल एंट्री में काम किस तरीके से होता है। देखो, ये जो मैंने चीज लिखी, इस चीज को मैं जस्टिफाई करूंगा। मान लो मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करता हूं, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको कि हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि ये पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। माता जी को दिलाया हुआ कोई भी उपहार या किसी और फैमिली के साथ की गई कोई भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारी पर्सनल ट्रांजैक्शन होती है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती हैं बच्चों। चलो, तो मैं ना कुछ ट्रांजैक्शंस करता हूं और आपको इसका इंपैक्ट या इफेक्ट दिखाता हूं। सबसे पहले जब हम बिजनेस खोलते हैं, जब हम बिजनेस बनाते हैं, तो हम बिजनेस के अंदर क्या करते हैं? सर, सबसे पहले तो हमें कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? अमाउंट सो इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर और ओनर ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जी हाँ, यानी कि ओनर ने जो भी अमाउंट डाला है, दैट इज नोन एज कैपिटल। इट मे बी इन कैश, इट मे बी इन काइंड। ओके, चलो, तो मैंने क्या किया, जैसे ही बिजनेस के बारे में सोचा, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट कितने की? इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश इन बिजनेस, ठीक है, फॉर ₹5 लाख। 5 लाख रुपए के लिए मैंने कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कर दी बिजनेस के अंदर। अब एक बात बताओ, होगा क्या? इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका ड्यूअल इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप देखो, एक तरफ तो क्या हो गया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लाइबिलिटी है, यानी कि ये कैपिटल है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ हमारा बिजनेस का बैंक अकाउंट भी बढ़ जाएगा, यानी कि बैंक पोर्शन बढ़ जाएगा। आज से पहले मेरा बिजनेस ही एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो उसके अकाउंट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने बिजनेस का अकाउंट खोला, बिजनेस का बैंक अकाउंट खोला, यानी कि बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर मैंने कितने 5 लाख रुपीस डिपॉजिट कर दिए। अब बिजनेस क्या सोच रहा है? बिजनेस ये सोच रहा है कि अगर मैं बंद हो जाऊं, यानी कि जब मैं बंद हो जाऊंगा, उस टाइम पे मुझे कम से कम अपने मालिक को 5 लाख तो देने ही होंगे। तो एक तरफ से खुशी भी आ रही है और एक तरफ से बिजनेस की लाइबिलिटीज भी राइज हो रही हैं। इंटरनल लाइबिलिटीज होती हैं हमारी
कैपिटल जो है वो इंटरनल लायबिलिटी है टुवर्ड्स आवर प्रोप्राइटर, टुवर्ड्स आवर ओनर। जिस तरीके से बच्चों आप लोगों के घर में कोई मेहमान आता है और आप बहुत सारा खाना बनाते हैं, ठीक है जी, मेहमान को भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं, तो ऑब्लिगेशन होती है किसकी? किचन की ऑब्लिगेशन होती है कि उस दिन उसको अपने क्या नाम है रिलेटिव्स को भी सर्व करना है और फैमिली मेंबर्स को भी सर्व करना है। इसी तरीके से बिजनेस की भी ऑब्लिगेशन होती है कि उसको मालिक की कैपिटल देनी ही होगी एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, या फिर खत्म होने के टाइम पे। वैसे हम क्या सोचते हैं कि बिजनेस तो चलता ही रहेगा। ओके, चलिए, तो एक तरफ से क्या, बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई और साथ में बिजनेस का बैंक अकाउंट हुआ ना डबल इफेक्ट। हाँ जी सर। और क्या होता है इसके बाद में? मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट को कर दी, इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैंने इसी बैंक अकाउंट से, इसी बैंक से पैसा निकाल करके कुछ गुड्स परचेज कर ली। अब अगर बैंक में पैसा पड़ा रहेगा तो क्या इसका कोई फायदा होगा? नहीं। इससे मैंने कुछ सामान खरीदा और उस सामान को आगे जाकर के बेचूंगा। तो लेट्स से मैंने करी परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब क्या हुआ होगा? मैंने पैसा निकाला है बैंक से, तो बैंक रिड्यूस हो गया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? गुड्स में। तो इसके भी, इस ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट पड़े। पहला इफेक्ट किस पे? गुड्स पे, और दूसरा कैश पे। तो गुड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? गुड्स इज इक्वल टू स्टॉक। स्टॉक बोलते हैं, जिसका हम व्यापार करते हैं ना उसको हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है जी। तो गुड्स क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कैश क्या हो जाएगा? या बैंक, कुछ भी जैसे भी हमने निकाला हो, ठीक है जी, कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो दो इफेक्ट पड़े या नहीं पड़े? हाँ जी सर। आगे देखते हैं, आगे क्या होने वाला है। मैंने अब कुछ गुड्स परचेज की, परचेज ऑफ गुड्स फॉर क्रेडिट, यानी कि मैंने उधार पे कोई सामान खरीद लिया। अब उधार पे सामान खरीदूंगा तो एक तरफ तो सामान बढ़ जाएगा, इसका भी, इस सिचुएशन में भी दो इंपैक्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? देखो, मेरी गुड्स क्या हो जाएंगी? मेरी गुड्स इंक्रीज हो जाएंगी और साथ ही साथ मेरे कर्जे यानी कि क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर कौन होते हैं? जल्दी से बता दो, मैंने आप लोगों को समझाया था। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो बिजनेस को माल उधार पे देते हैं, यानी कि बिजनेस ने जिनको पेमेंट करनी होती है, दे आर नोन एज क्रेडिटर, ठीक है जी। तो हमने यहां पे अपने क्रेडिटर बढ़ा दिए, एक तरफ सामान भी बढ़ा। अब देखो, इसका कैश में तो ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो कैश के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? कर्जों के ऊपर, क्रेडिटर के ऊपर, यानी कि अब हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, हमारे कर्जे बढ़ गए, ठीक है जी। तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आज मेरे ऊपर इतने का कर्ज आ गया है। अच्छा, अब मैंने बार बार यहां पे दो बारी वर्ड यूज किया, गुड्स और गुड्स। अब इस गुड्स का मतलब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वैसे तो मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन क्योंकि अभी हम नई नई क्लास में हैं, 11th क्लास में गए हैं, तो हमारी भूलने की जो आदत है, तो उसके चलते मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन साथ के साथ देता रहूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जिन चीजों की हम सेल परचेज करते हैं, यानी कि जिसका हम बिजनेस करते हैं, दैट इज नोन एज गुड्स। अब एक सेलर के पास में बहुत टाइप के गुड्स होते हैं कि नहीं होते हैं? देखो, मैं समझाता हूं किस तरीके से। आप एक किराना स्टोर पे जाते हैं, उसके पास में दाल भी होती है, चावल भी होती है, गेहूं भी होता है, मक्का भी होता है, ज्वार भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, शैम्पू, साबुन, पता नहीं क्या क्या रखता है वो। अब इस केस में इन सारी चीजों को अगर वो उनके नाम से रिकॉर्ड करेगा तो कैसा चलेगा? स्पेसिफिकली नाम से भी रिकॉर्ड करे तो एक चीज वो सबके बीच में कॉमन रखता है, उसको वो बोलता है क्या? माल। क्या बोलता है वो? माल। यानी कि बच्चों, अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो जिस चीजों के अंदर वो डील करता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब माल। लेकिन जिन चीजों के अंदर वो डील नहीं करता, जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर ने अपनी दुकान पे
एसी इंस्टॉल करवाया, तो क्या एसी को वो माल बोलेगा? नहीं, वो एसी को एसी के नाम से जानेगा। क्यों? क्योंकि ये उसका स्टॉक नहीं है, इस चीज के लिए वो सेल परचेज नहीं करता। तो एसी को, फर्नीचर को, प्लांट एंड मशीनरी को उनके नाम से, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, इन नामों से जाना जाता है। जबकि माल को जो हम परचेज करते हैं, जिसकी हम डीलिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। चलो आगे देखते हैं बच्चों, हमारे पास में कुछ और भी ट्रांजैक्शंस हैं आज आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैंने ये वाली तो गुड्स पर सेल की थी, गुड्स परचेज की थी क्रेडिट पे। अब मैंने क्या किया, परचेज करने के बाद में मैंने इनको सेल करना शुरू किया, तो मैंने ना कैश सेल्स कर दी, कैश सेल्स कर दी ऑफ गुड्स। तो अब इसमें भी दो इंपैक्ट के, एक इंपैक्ट पड़ा कैश पे, कैश बढ़ गया है कि नहीं है, और साथ में गुड्स यानी कि स्टॉक जो है वो क्या हो गया? घट गया। डबल इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और भी एग्जांपल देखेंगे। देखो बच्चों, अगर मैंने कोई क्रेडिट सेल की है गुड्स की, ये तो कैश सेल्स की थी ना, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब एक बात बताओ, जब किसी को उधार पे सामान दूंगा तो उससे फ्यूचर में पैसे लूंगा। फ्यूचर में पैसे जिनसे लेने होते हैं या जिन्होंने हमें पैसे देने होते हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? उन लोगों को हम डेटर्स कहते हैं। ठीक है जी, जिन्हें हमने पे करना होता है, दे आर नोन एज क्रेडिटर, यानी कि जिसे बिजनेस ने पे करना है वो है हमारे क्रेडिटर, और जिनसे बिजनेस ने लेना है उनको हम बोलते हैं बच्चों डेटर्स। याद है ना आप लोगों को, टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया था। तो इसका दो इफेक्ट पड़ा, एक तो हमारे डेटर्स बढ़ गए, ठीक है जी, यानी कि हमने जिनसे पैसा लेना था, ओके, इंक्रीज हो गए, और साथ ही साथ हमारी जो गुड्स थी या फिर हमारा जो स्टॉक था ये घट गया, ये इफेक्ट हुआ। ओके, अच्छा जी, अब थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में अकाउंटिंग इक्वेशंस करेंगे। देखिएगा, मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, कैश देकर के हम कुछ सोफा सेट ले आए। ओके, तो अब इसकी क्या ट्रांजैक्शन करूं? इसका इफेक्ट किस पे पड़ा होगा? सर कैश तो कम हो गया होगा और फर्नीचर बढ़ गया होगा। फर्नीचर को फर्नीचर के नाम से क्यों देखा हमने? क्योंकि सर फर्नीचर हमारी गुड्स थोड़ी है, हम उसमें सेल परचेज थोड़ी ना करते हैं, तो इसको हम फर्नीचर के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे, और फर्नीचर क्या होता है? हमारा एसेट होता है। अच्छा जी, अब बच्चों इसी तरीके से हमने क्या किया आगे जाकर के, जिससे जो हमारे क्रेडिटर थे ना, जिनसे हमने उधार पे सामान लिया था, उनको पेमेंट कर दी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार ले रखा था उनको पैसा दे दिया। अब इसका इफेक्ट डबल हुआ, हमारा कैश घट गया, और साथ ही साथ हमारी एक लायबिलिटी क्रेडिटर्स, जो कि हमारे लायबिलिटी थे, वो भी घट गई। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों कुछ एग्जांपल्स लेकर के कि हमारा जो इफेक्ट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, वो डबल इफेक्ट होता है। और फिर से मैं इस बुक को सामने रख के बताता हूं आपको कि हम पढ़ रहे हैं क्या? डबल एंट्री सिस्टम। तो आज आपको पता लग चुका है कि इसको हम डबल एंट्री सिस्टम क्यों कहते हैं। अच्छा जी, अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। बच्चों हम जो इक्वेशन बनाएंगे ना, जैसे आप मैथ्स के अंदर इक्वेशंस बनाते हैं, साइंस के अंदर भी इक्वेशंस बनाते हैं, इसी तरीके से हम अकाउंट्स के अंदर भी इक्वेशन बनाते हैं। आप लोग आज इस चीज को समझ लेना अच्छे तरीके से कि एसेट्स जो होते हैं
एसेट्स क्या होते हैं पहले बताओ सर। एसेट्स आपने हमें बताया था, एसेट्स वो चीजें होती हैं जो फ्यूचर में हमारे को बेनिफिट देती हैं या फिर कैश कमाने में मददगार होती हैं। ठीक है जी, हमारी किसी भी तरीके से वर्किंग कैपेसिटी को जो बढ़ाती हैं, दे आर नोन एज एसेट। हमने आपको यह भी बताया था कि दो तरीके के एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। करंट एसेट वो जो 12 महीने के अंदर अंदर हमारे को बेनिफिट देने वाले हैं, और फिक्स्ड एसेट वो जो कि लॉन्ग रन में हमारे को बेनिफिट्स देने वाले हैं। लॉन्ग रन में बेनिफिट्स देने वाले एसेट्स के हमने एग्जांपल आप लोगों को दिए थे क्या, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और करंट में जो बेनिफिट देने वाली चीजें हैं वो क्या है, कैश हो गया, डेटर्स हो गया। डेटर्स का क्या मतलब है, डेटर्स का मतलब है जिनसे हमने पैसा लेना है। अब जिनसे हमने पैसा लेना है बिजनेस के अंदर, हम उनको लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं छोड़ते, कहते हैं ज्यादा से ज्यादा आप हमसे 15 दिन का उधार ले लो, या फिर 20 दिन, 2 महीने या 3 महीने बस। तो ऐसा करते हैं कि 12 महीने के अंदर अंदर ही हमारे डेटर्स होते हैं, यानी कि हम जो उधार पे सामान देते हैं उनसे हम मानते हैं कि 12 महीने के अंदर अंदर ही पैसा वापस आ गया होगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या मानते हैं, डेटर्स को एक करंट एसेट मानते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास में एसेट्स जो हैं वो इक्वल्स होते हैं किसके, कैपिटल के और प्लस आउटसाइड लायबिलिटी के। देखो बच्चों, मान लो हमने बिजनेस को कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो क्या है, हमारी कैपिटल। लेकिन हमारा काम नहीं चल रहा था ना, हमने काम नहीं चलने की वजह से बैंक से कुछ लोन भी ले लिया। अब बैंक आउटसाइडर है, हम लोग क्या है, इनसाइडर है। ओनर जो होता है, प्रोपराइटर वो होता है बिजनेस का इनसाइडर, यानी कि फैमिली मेंबर। और जो आउटसाइडर होते हैं वो कौन लोग होते हैं, जैसे बैंक वाले हो गए। जैसे कि हमने अपने किसी भी पर्सन से जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रन करता था उससे जाकर के कोई लोन ले लिया। ठीक है, और कौन आउटसाइडर हैं, आउटसाइडर लायबिलिटीज में और क्या चीजें आती हैं, जैसे हमने अपने क्रेडिटर्स जिनसे हमने माल उधार लिया था उनको भी तो हमें पैसे देने होंगे। जैसे हमारे एम्प्लॉयज को हम सैलरी देते हैं, तो अगर हम कभी सैलरी पूरी महीने की ना दें, सारे महीनों की ना दें, तो वो भी हमारी एक लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो बिजनेस के एसेट्स हैं, यानी कि जितने भी फ्यूचर के बेनिफिट्स हैं, वो चीज इक्वल होती है हमारी कैपिटल के और आउटसाइडर लायबिलिटी के। भाई सिंपल सी बात है कि बेनिफिट जो हैं वो सभी के लिए होंगे, आउटसाइडर के लिए भी और इनसाइडर के लिए भी, यानी कि फैमिली मेंबर्स के लिए भी और रिलेटिव्स के लिए भी। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमेशा से याद रखना। अब इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों को करना है अपना काम। ठीक है, आप जरा ध्यान देना, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं कि हमारे को क्या करना है, जितनी भी हमारी रिकॉर्डिंग होती है इसी इक्वेशन के अंदर होती है। हम लिखते हैं वी हैव टू, आप भी मेरे साथ लिखिएगा, आप लोग वेल मेंटेन कॉपी अगर रखेंगे तो इसका बेनिफिट आपको लास्ट में जाकर के मिलेगा। एज कॉपी इज योर एसेट। ठीक है जी, कॉपी आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, इसलिए आप वेल मेंटेन कॉपी रखिए। जैसा मैं बना रहा हूं वैसा आप भी अपने पास में रिकॉर्ड किया कीजिए। वी हैव टू रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स of a transaction. The above equation will be matched. ठीक है जी, अगर हम सारे एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है ये क्या करेगी, मैच करेगी। मैं इसको रेड पेन से आउटलाइन बना देता हूं, यानी कि ये इक्वेशन कब मैच नहीं करेगी,
जबकि आपने कोई ना कोई गलती की होगी। अच्छा, अब ना हर ट्रांजैक्शन के ना कुछ इफेक्ट होते हैं, तो आप लिखिएगा मेरे साथ, ईच ट्रांजैक्शन इन बिजनेस, ईच ट्रांजैक्शन हैव टू इफेक्ट्स, और ये इफेक्ट्स किस चीज के ऊपर पड़ते हैं? देयर विल बी, क्या होता है यहां पे, होता क्या क्या है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, यानी कि या तो हमें फायदे होंगे या तो हमें नुकसान होंगे। ठीक है, या तो हमारी इनकम होगी या तो हमारे खर्चे होंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास में क्या होगा, इसी तरीके से पूरे बिजनेस में काम होता है। नंबर 1 में या तो रेवेन्यू या फिर एक्सपेंडिचर होंगे, या फिर इंक्रीज इन एसेट्स होगा और डिक्रीज इन एसेट्स होगा। ठीक है जी, और तीसरा काम क्या होगा, इंक्रीज होगा लाइबिलिटीज में और डिक्रीज होगा लाइबिलिटीज में। ठीक है जी, तो ये गेम के जो रूल है ना, गेम के जो रूल है ना, इसको आप समझ लीजिए कि रेवेन्यू होगा या फिर एक्सपेंडिचर होगा, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज होगा एसेट्स में, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज होगा किसमें, कैपिटल ओ लाइबिलिटी में। अच्छा जी, अब आप देखो मेरी बात को जरा ध्यान से समझना कि एसेट्स के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज कहां इफेक्ट करेगा? इफेक्ट करेगा, मैं यहां लिख देता हूं, इफेक्ट ऑन, किस चीज के ऊपर इफेक्ट होगा? इफेक्ट होगा एसेट्स का एसेट्स पे, लाइबिलिटीज का लाइबिलिटीज पे, और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो इफेक्ट होगा वो होगा कैपिटल पे। ओके, ठीक है जी, ये चीज आप गेम के जो रूल हैं ये ध्यान रखिएगा कि रेवेन्यू या फिर एक्सपेंडिचर हुआ तो कैपिटल इफेक्ट होगी। ठीक है, और अब देखो कैपिटल कैसे इफेक्ट होगी, ध्यान से समझना। 1 मिनट के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के साथ में। मान लीजिए कि आप किसी बैंक में जाते हैं। ठीक है जी, आप किसी बैंक में जाते हैं और बैंक आपसे क्या चार्ज करता है? बैंक आपसे अपना लोन चार्ज करता है, यानी कि जितने आपने पैसे दिए थे ना वो तो वापस लेता ही है, साथ में इंटरेस्ट भी वापस लेता है, इंटरेस्ट भी लेता है उस पैसे के ऊपर। ठीक इसी तरीके से क्या होता है हमारे पास में कि ना, जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस हमारे को क्या देता है जी? प्रॉफिट देता है। तो बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो क्या लाइबिलिटी है? वो लाइबिलिटी है कि एक तो हमें कैपिटल वापस करे अगर हमारा बिजनेस बंद हो रहा है तो। ठीक है जी, एक तो बिजनेस की लाइबिलिटी है हमें कैपिटल वापस करे, और साथ में जो प्रॉफिट्स अर्न किए हैं ना वो प्रॉफिट्स भी हमें दे। तो इससे बिजनेस की लाइबिलिटी और बढ़ जाती है, ऑब्लिगेशन और बढ़ जाती है, किसके टुवर्ड्स? ओनर के टुवर्ड्स। तो अगर कोई इनकम होती है तो वो कैपिटल के अंदर जाकर के ऐड हो जाती है, यानी कि अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है, और अगर कोई लॉसेस हो गए यानी कि कुछ खर्चे हुए तो वो हमारे पास में कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसी चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इंक्रीज इन एंड डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो कॉमन ही बात है, एसेट्स के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो इफेक्ट एसेट ही होंगे, लाइबिलिटी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो इफेक्ट लाइबिलिटीज ही होंगी, यानी कि ये रूल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, अब ना थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है,
हम निकालते हैं अपने पास में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये है आपका 5th चैप्टर और 5th चैप्टर के अंदर हमारे पास में इलिस्ट्रेशंस कुछ हैं और इलिस्ट्रेशन 1 ही आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सामने खोल देता हूं। इस तरीके से हमारे पास में ये इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है, पेज नंबर 5.6 पे। मैं कैमरा को थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो दैट आप लोगों को क्लियर पिक्चर नजर आए। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सचिन स्टार्ट बिजनेस and introduced capital 1 lakh in cash, purchase goods in cash 50,000, purchase furniture from Messrs Samarth Furniture 20,000, sold goods costing 25,000 for 35,000 against cash, paid Messrs M/S को हम कहते हैं Messrs Samarth Furniture in cash। ठीक है जी, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चलो जी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को एक फ्रेश पेज लेना होगा और हम क्या बनाएंगे, हम इसके अंदर बनाने वाले हैं कुछ इक्वेशन फॉर्म में। तो जैसा आप लोग हमेशा करते हो कि अपने पास में कुछ सामान तैयार रखें और कॉपी पेंसिल लेकर के इक्वेशन बनाने के लिए तैयार हो जाइए। देखो बच्चों, इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है ये मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। अब आपकी स्क्रीन पे ये टोटली दिखाई दे रहा है। ऑल्दो आपकी बुक्स के अंदर जो फॉर्मेट बनाया होगा उसके अंदर कॉलम काफी बड़े बड़े होंगे, लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि ऐसा करने से आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको कॉपी के शेप में ही बना रहा हूं। आप इसे जो है लैंडस्केप में बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पर्टिकुलर्स का पर्टिकुलर का कॉलम बना दिया। ये पर्टिकुलर का कॉलम आप छोटा ही बनाइए अभी, क्योंकि बड़ा बनाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, पर्टिकुलर के कॉलम के बाद में दूसरा कॉलम जो होगा वो हमारी इक्वेशन के लिए होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स और इक्वेशन। अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन हमेशा सामने रखना बच्चों अपने। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिखते हैं इसके अंदर कि हमारे पास में क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है जी, इस तरीके से हमने लिख लेना है इसको। अच्छा चलो अब देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या इफेक्ट होता है। मैं आप लोगों को इफेक्ट भी दिखाऊंगा और साथ में ट्रांजैक्शन भी बताऊंगा। ओके, तो देखो मैंने ये रफ शीट भी अपने पास में ले ली है इफेक्ट दिखाने के लिए। चलो जी, पहली आपकी ट्रांजैक्शन क्या थी, सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख इन कैश। सचिन ने इन्वेस्टमेंट की, अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी ना, सचिन ने इन्वेस्टमेंट की, सचिन्स इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताओ, सचिन की इन्वेस्टमेंट को हमने क्या मानना है, इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, एक तरफ तो उसका बैंक बढ़ जाएगा या फिर कैश बढ़ जाएगा, कुछ भी आप कह सकते हो। बिजनेस के अंदर हम कैश भी लेकर के आते हैं और बैंक भी, और दूसरी तरफ कैपिटल। ठीक है जी, तो एसेट्स के अंदर क्या बढ़ जाएगा, एसेट्स के अंदर बढ़ जाएगा हमारे पास में, एसेट्स के अंदर हम क्या लिख दें कि हमारे पास क्या आ गया, अब वो कैश में लेकर के आया है तो हम यहां लिख देते हैं कैश। एक कॉलम हम कैश का बना लेते हैं। कैश कितने से बढ़ गया हमारे पास में, 1 लाख रुपीज लेकर के आया था वो, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया बेटा एसेट्स के कॉलम में कैश को। अच्छा, और इससे इसकी कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल कितनी थी, 1 लाख रुपीस की थी।
ये हमारी हमने कैपिटल बढ़ा दी, कैपिटल के कॉलम में लिख दिया। ये क्या थी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1। तो मैं यहां लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट इन कैश। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड हमारे पास में दिया हुआ है, मेरे ख्याल में आप लोगों के पास में बुक्स होंगी और नहीं हो या पुरानी हो, सब में ये इलिस्ट्रेशन नंबर 1 ही है। परचेज गुड्स इन कैश, उसने गुड्स खरीदी। अब इसका क्या इफेक्ट हुआ, परचेज गुड्स इन कैश, इससे क्या इफेक्ट पड़ा, एक तो हमारी गुड्स जो थी वो इंक्रीज हो गई और हमारा जो कैश था ना बेटा वो डिक्रीज हो गया। अब एक बात बताओ, ये चाहे गुड्स हो यानी कि स्टॉक हो या फिर कैश हो, ये क्या है, ये दोनों ही हमारे एसेट्स हैं। तो हम एसेट्स के कॉलम में ही लिखेंगे। एसेट्स के कॉलम में मैंने क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया एक गुड्स, आप इसको स्टॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, और कैश तो मेरे पास में था ही, तो गुड्स के अंदर मैंने क्या किया, गुड्स के अंदर इंक्रीज कर दिया। अब कितने का इंक्रीज हुआ है, 50,000 रुपीज का इंक्रीज कर दिया मैंने गुड्स के कॉलम में, गुड्स के नाम पे। ओके, ये देखो, ठीक है सर। अब मेरा कैश डिक्रीज हो गया ना, ये देखो 50,000 मैंने डिक्रीज कर दिया, कम हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसका टोटल करना चाहा, मैं क्या करूंगा, अब इसका टोटल कर दूंगा। बिल्कुल, यहां पे मैंने एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, आप एक लाइन लगा दीजिए और लाइन लगाने के बाद में आप इसको लिखिए इस तरीके से। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे सेकेंड ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे, परचेज गुड्स इन कैश। ठीक है जी, हमने कुछ गुड्स परचेज की थी इन कैश में। अब देखो हमारे कैश का बैलेंस कितना हो गया, 1 लाख था, उसमें से 50,000 हमने डिडक्ट कर दिया तो कितना आ गया, 50,000। और गुड्स आज से पहले एग्जिस्टेंस में थी, आज आ गई हैं, तो हम क्या कर देते हैं 50,000। ये दोनों ही हमारे क्या हैं, एसेट्स हैं। तो 50 प्लस 50 इज व्हाट, 1 लाख, और वो क्या होता है, इक्वल्स टू कैपिटल। कैपिटल कितनी है, 1 लाख। और जो लाइबिलिटी है अभी तक वो क्या है, निल है। आउटसाइडर लाइबिलिटी क्या है, निल है। ओके, चलो ये हमने एक इक्वेशन बना ली। अच्छा, अब आगे का काम करते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसर समर्थ फर्नीचर, ₹20,000। अच्छा, इसको करने से पहले ना जरा मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं। आपकी मम्मी आपको कुछ पैसे देती हैं और बोलती हैं कि जाओ बेटा, जा करके कुछ सामान ले आओ। जब आप दुकानदार के पास जाते हैं और वो आपको कुछ सामान देता है तो कभी आपसे ये पूछता है कि भाई आप कहां से आए हो, कितना सामान, क्या करोगे, कब मेरी पेमेंट आएगी, ऐसा कुछ नहीं पूछता, क्योंकि पेमेंट तो आप इंस्टेंट ही कर रहे होते हो, है ना जी। तो वो हमारे से कोई क्वेश्चनिंग नहीं करता, वो उसको मतलब होता है सिर्फ किससे, कैश से और सामान देने से, कोई और टॉपिक नहीं छेड़ा जाता। लेकिन जब आप क्रेडिट पे सामान लेकर के आते हो, मम्मी ने बोला कि जाओ जा करके सामान ले आओ और पैसा जो है वो हिसाब में लिखवा देना। आप गए शॉपकीपर के पास में और आपने उसको बोला कि मम्मी ने उधार पे कुछ सामान मंगाया है, तो सबसे पहले वो आपसे हिसाब किताब लेकर के बैठ जाता है। बताओ बच्चों, आप कहां से आए हो, कौन से नंबर में रहते हो, क्या नाम है आपका, अच्छा शर्मा जी के बेटे हो या वर्मा जी के बेटे हो, यानी कि सारा हिसाब किताब रखता है। कारण क्या है, कभी सोचा है आपने कि क्यों हमसे इनकी इतनी इंक्वायरी की जाती है? इस वजह से इंक्वायरी की जाती है क्योंकि उसको चिंता होती है कि आज आप जब पैसे नहीं दे करके जा रहे हो तो पता नहीं ये पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो किससे लेगा वो। तो वो इन चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और जब रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो अपने यहां लिखता है वो। यानी कि जब आप कैश उसको देते हैं तो वो आपसे कोई इंक्वायरी नहीं करता, आपका नाम नहीं पूछता। अब यहां क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन एक बार फिर देखना, इस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसर समर्थ फर्नीचर 20,000। यानी कि हमने अपने बिजनेस में क्या रिकॉर्ड किया,
कि हमने फर्नीचर परचेज किया है, लेकिन कैश पे नहीं, यहां पे नाम दिया हुआ है। इट मींस हमने उसको कैश नहीं दिया होगा बेटा। जब यहां पे नाम दिया हुआ है और कैश नहीं दिया हुआ, तो हम इसको क्या मानते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुई है, कर्जा बढ़ा है। अब देखो इस चीज को हम लोग लिखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर क्रेडिट फ्रॉम समर्थ। ठीक है जी, समर्थ ही है ना उसका नाम, हाँ जी। समर्थ से हमने परचेज किया क्रेडिट पे। अब इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे यहां? क्या गुड्स बढ़ जाएंगी? नहीं सर, गुड्स थोड़ी ना बढ़ सकती हैं हमारे यहां। गुड्स तो हम उसको कहते हैं जिसका कि हम व्यापार करते हो, और हमने तो फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर का व्यापार थोड़ी ना करते हैं। तो हमारा फर्नीचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और ये फर्नीचर है क्या? ये हमारा एसेट है, और साथ ही हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। उन्होंने हमें उधार पे क्या दिया है? उधार पे फर्नीचर दिया है, तो ये क्रेडिटर है, इसके अंदर भी इजाफा हो जाएगा। यानी कि एक तरफ से हमारे हमारे कर्जे बढ़ गए और दूसरी तरफ से हमारे फर्नीचर भी बढ़ गए, यानी कि एसेट बढ़ गए। तो चलो अब इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले सुंदर सुंदर राइटिंग में हमें लिखना है बिल्कुल क्या? परचेज फर्नीचर फ्रॉम समर्थ। मैं ऐसे लिख देता हूं, एस सैम कर देते हैं, चलो इसको, ठीक है। समर्थ को हमने सैम बना दिया। अब हमारे एसेट्स के अंदर मैं एक और कॉलम बना दूंगा जी, क्या? फर्नीचर का। सर हमारे तो कॉलम ही खत्म हो रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, देख लेंगे। फर्नीचर परचेज कर लिया मैंने, मेरा फर्नीचर बढ़ गया। कितने का परचेज किया था मैंने फर्नीचर? फर्नीचर मैंने परचेज किया था कितना? 20,000 रुपीज का। तो ये मैं क्या कर देता हूं? 20,000 इंक्रीज कर देता हूं। ये देखो ये वाली ट्रांजेक्शन, ठीक है। फर्नीचर 20,000 का मैंने और इंक्रीज कर दिया, और साथ ही मैंने आउटसाइडर लाइबिलिटी में, अब लाइबिलिटीज के अंदर क्या थे? ये हमारे क्रेडिटर थे, क्रेडिटर, ठीक है। इन क्रेडिटर्स को हमने क्या किया? इंक्रीज कर दिया। ये क्रेडिटर आज तक जो नील चल रहे थे, यानी कि कोई भी लाइबिलिटी हमारे पास में नहीं थी, आज वो लाइबिलिटी बढ़ करके कितनी हो गई है? 20,000 रुपीज। ओके। तो अब इस ट्रांजेक्शन में बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना कैश पे इफेक्ट पड़ा, ना गुड्स पे इफेक्ट पड़ा, ठीक है जी, और ना ही हमारी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा। अब चेक करते हैं जी इसका टोटल क्या हुआ है। तो टोटल करने से पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन लगा देंगे, एक लाइन लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है जी। हमने लाइन लगाई और चेक किया, हमारा कैश कितना था? 50,000। के स्टैंड्स फॉर 1000, प्लस हमारी गुड्स कितनी थी? 50,000, प्लस आज एक एसेट और आ गया है, फिक्स्ड एसेट है ये हमारा, फर्नीचर, कितना? 20,000, ठीक है। इक्वल्स टू, कैपिटल में कुछ भी इंक्लूड या डिक्रीज नहीं हुआ, तो 1 लाख, और साथ में कितना? लाइबिलिटी साइड पे हमने किया 20,000 रुपीज। तो देखो 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 इज 1 लाख, प्लस 20,000, 1,20,000 इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000। यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। अच्छा जी, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 गुड्स सोल्ड। अब हमने सेल ऑफ गुड्स की, कॉस्टिंग 25,000 फॉर रुपीज 35,000 अगेंस्ट कैश। अब तुम सोचोगे कि सर अब तो आप फंस गए, अब तो क्या होगा? डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि 25,000 रुपए की चीज हमने 35,000 में बेच दी है। अब देखते हैं जी इस ट्रांजेक्शन को। तो ये क्या लिखा है जी? गुड्स यानी कि सामान, मैं स्टॉक कह सकता हूं। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 25,000, और हमने सेल कितने में कर दिया इसको? 35,000 में। अब इसका मतलब क्या है जी? हमारे पास में प्रॉफिट हुआ है, देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो होगा क्या? स्टॉक हमारा यानी कि गुड्स कम हो जाएंगी, कैश में हुआ है तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जी, और प्रॉफिट
प्रॉफिट होने से हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट अगर होता है या फिर कोई लॉस होता है तो उसका इफेक्ट कैपिटल पे पड़ता है। तो बस चलो अब इसको चीज को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। थोड़ा से ये कॉलम छोटे हो गए हैं तो इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको पूरे पेज पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखना है यहां पे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। ठीक है, हमने इसको लिख दिया। अच्छा, अब इससे होगा क्या, कैश बढ़ जाएगा। देखो अभी हमने देखा था ना, ये देखो ये हमने लिखा था कैश बढ़ जाएगा कितने से, 35,000 से। तो कैश को मैं बढ़ा देता हूं, ये देखो ये रहा कैश का कॉलम, 35,000 से मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है जी, और गुड्स को मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो गुड्स में डिक्रीज कर देता हूं कितने की, 25,000 की। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब डिक्रीज हो गया। अच्छा, और साथ ही जो 10,000 का प्रॉफिट है उसको मैं कहां डाल देने वाला हूं, कैपिटल में, 10,000 रुपीज। ठीक है, और फिर एक लाइन लगा करके दोबारा से सारी कैलकुलेशन कर देने वाला हूं। ठीक है सर, ये बार बार हमें हर ट्रांजैक्शन के बाद करना होगा क्या? हाँ बेटा, ये आसान सा काम है। फॉर्मेट बनाना है हमारे को, सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान देना है और सिर्फ कैलकुलेशन। अब देखो बाकी तो किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था, हमने उसको डैश लगा दिया। तो 50,000 का जो कैश था वो हो गया कितने का, 85,000 का। ठीक है, 85,000 का, और 50,000 में से 25,000 जो थे वो माइनस हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा कितना, 25,000। ओके, और हमारे फर्नीचर को तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, तो ये 20 का 20 ही रहेगा। अच्छा, इक्वल्स टू व्हाट, 1,10,000 हो गई है हमारी कैपिटल, और 20,000 हमारे लाइबिलिटीज पे पड़े ही हुए थे। अब जरा कैलकुलेशन करें, 85,000 प्लस 25,000, 85 प्लस 25 प्लस 20 इज व्हाट, 1,30,000। ठीक है जी, 130, और यहां पे भी 130 है, यानी कि मेरी इक्वेशन एकदम सही चल रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब अगली ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है पेड मैसर समर्थ फर्नीचर इन कैश, पेड मैसर समर्थ फर्नीचर्स इन कैश, यानी कि उसका नाम था समर्थ का नाम था समर्थ फर्नीचर्स। ठीक है, तो देखो अब इसका क्या इफेक्ट होगा, हमने क्या कर दिया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यानी कि हमने क्या किया, अपने कर्जदारों को कुछ अमाउंट पे कर दिया। तो अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेंगे, इस ट्रांजैक्शन के क्या इफेक्ट पड़ेंगे, एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारे क्रेडिटर्स यानी कि हमारे कर्जदार भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कैश क्या है हमारा, एसेट, एक तरफ से हमारे एसेट कम हो जाएंगे। ठीक है जी, कैश करंट एसेट है हमारा। ठीक है, और क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारी लाइबिलिटी हैं, एक तरफ से हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। चलो अब करते हैं इसको अपनी फेयर कॉपी में, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितने की पेमेंट की थी हमने क्रेडिटर्स को, हमने समर्थ को फर्नीचर, अभी इसके अंदर लिखा नहीं हुआ, हमने फर्नीचर कितने का खरीदा था, ऊपर देखो 20,000 का खरीदा था, 20,000 की आज हम पेमेंट करने वाले हैं, तो हमारा कैश डिक्रीज हो गया 20,000 से। ये देखो मैंने कैश के कॉलम में, ये कैश ऊपर से चलता हुआ आ रहा था ना, ये देखो ये कैश ऊपर से चलता हुआ आ रहा था ना। ठीक है, तो कैश अभी तक हमारे पास कितना था, 85,000, उसमें से 20,000 मैंने डिडक्ट कर दिए हैं। ठीक है जी, एक तो हमारा कैश कम हो गया, और साथ में हमारी जो लाइबिलिटी थी ना क्रेडिटर्स की, जो ऊपर से चलती आ रही थी, ये देखो ये क्रेडिटर्स थे हमारे, और ये 20,000 के थे, 20,000 की हमारी लाइबिलिटी ये भी डिक्रीज हो गई, तो हम -20,000 लिख देते हैं, और बाकी तो किसी चीज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं है ना। तो अब बस करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, एक लाइन लगानी है,
और लास्ट हमारे को अपनी कैलकुलेशन कर देनी है। लास्ट कैलकुलेशन के अंदर देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, 85,000 माइनस 20,000 दैट इज 65,000, ठीक है, प्लस गुड्स हमारी एज इट इज है 25,000 जो पहले वाली ट्रांजैक्शन में थी, प्लस हमारा फर्नीचर 20,000 का एज इट इज है, इक्वल्स टू व्हाट 1,10,000 एज कैपिटल और प्लस क्रेडिटर कितने हो गए, नील। ठीक है जी, तो अब तुम चेक करो, ये देखो 65,000 था, ठीक है, 65 प्लस 25 प्लस 20 इज व्हाट 1,10,000 और सामने भी हमारे क्या आ रहा है 1,10,000 ही आ रहा है, यानी कि हमारी इक्वेशन एकदम बढ़िया है। तो हम ना जहां पे भी टोटलिंग करते हैं ना बेटा, वहां पे हम लिख देते हैं न्यू इक्वेशन। तो इसको मैं ना रेड पेन से लिख देता हूं आप लोगों के लिए, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, आप रेड पेन का यूज मत कीजिएगा, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए न्यू इक्वेशन। और इधर भी हम लिख देंगे, ये देखिए मैंने लिखा है दो जगह, जहां जहां पे भी आप टोटलिंग करते हैं ना इसको आप लिख देते हैं न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कितना आसान चैप्टर है। सर इस चैप्टर के अंदर क्या सिर्फ यही होने वाला है, क्या हम इसी तरीके से करने वाले हैं, क्या हम इसी तरीके से करने वाले हैं? हाँ जी बच्चों, हम बिल्कुल इसी तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। बस होगा क्या, हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो थोड़ी सी बढ़ती जाएंगी और हम इसी तरीके से इक्वेशंस की फॉर्मेशन करते जाएंगे। और बहुत ही आसान है बेटा ये चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप घर में इसको रिवीजन जरूर, इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।